सो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, कल ज्योग्राफी पढ़ा था लेक्चर 1, आज है लेक्चर 1 ऑफ हिस्ट्री द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, सो अब तक बड़ा बोरिंग लगता है, जैसे ही बुक ओपन करते हैं क्या दिखता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन दिखता है। तो उसके बारे में हम लोग आज इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे कि ये क्या क्या बोलता है, मतलब ये हुआ क्यों था बेसिकली, तो वो पढ़ेंगे। फ्रेंच सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रगल्स टू सर्वाइव मीन्स जहाँ वहाँ के लोगों ने जो स्ट्रगल की थी उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर मिडिल क्लास के बारे में पढ़ेंगे। मिडिल क्लास के बारे में जानते हो ना क्या होता है मिडिल क्लास? बोलते हैं ना हम लोग मिडिल क्लास पीपल हैं, सबसे ज़्यादा हमें सफ़र करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ मिडिल क्लास वहाँ पर था फ्रांस में, और उन्होंने क्या एक्शंस लिए जिसकी वजह से क्या रेवोल्यूशन आया, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। क्लियर? स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपकी पूरी एक स्टोरी है, पर दिखने में ऐसा लग रहा है कि कितना कुछ इस पर लिखा हुआ है, कैसे समझ में आएगा? ठीक है, तो ऐसे समझिए कि आप अपने घर पर हैं, सुबह सुबह क्या होता है, आपको पता चलता है कि आपको मारने के लिए, आपको किल करने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? या तो आप भागने की कोशिश करोगे, या फिर आप अटैक कर लोगे, बोलोगे हम सब क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं, हम इसके अगेंस्ट हो जाएंगे, यूनिटी बनाएंगे और फाइट करेंगे। ऐसा ही कुछ होता है कब? 14 जुलाई 1789 में। ठीक है, ऐसा ही होता है फ्रांस में 14 जुलाई 1789। क्या होता है कि कुछ लोगों को पता चलता है पेरिस के अंदर कि वहाँ पर कुछ लोग मीन्स आर्मी के लोग आने वाले हैं, ताकि वो लोगों के ऊपर ओपन फायर कर दें। ओपन फायर का मतलब क्या है? हाँ, रूमर थी, पर उन लोगों को ऐसा समझ में आया कि कुछ लोग उनको मारने आने वाले हैं। ठीक है, पेरिस में ये बात सुबह सुबह, जैसे आप सुबह उठते हो और आपको पता चले कि कोई मारने आने वाला है, रूमर थी, बहुत सारी रूमर्स बनती है, इसी तरीके से ये भी थी। और ओपन फायर करने वाला है। ओपन फायर का मतलब पता है? ओपन फायर, ठीक है, मतलब कोई नहीं देखना है कि कहाँ कहाँ, हाँ, कोई भी किसी बुलेट लग रही है, क्या हो रहा है, फुली मार देना। तो अब लोग बड़े गुस्से में आ चुके थे। कितने? 7000 लोग मीन्स वुमेन्स के साथ, मीन्स मैन एंड वुमेन, वो क्या करते हैं, वो गैदर करते हैं एक टाउन में और पीपल्स मिलिशिया बनाते हैं। मिलिशिया का मतलब होता है मिलिट्री, एक काइंड ऑफ। ठीक है, पढ़ के आए हो तो क्या होता है, आर्मी बना ली। तुम सबने क्या कर ली, एक आर्मी बना ली। अब आर्मी बनाते ही वो क्या करते हैं, वो किसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, एक फोर्ट्रेस की तरफ बढ़ने लगते हैं, या कह सकते हैं एक फोर्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो फोर्ट क्या था, वो एक पावर को रिप्रेजेंट कर रहा था। किस चीज़ की पावर को? फ्रांस की पावर को, कि हम लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, किंग को दिखा रहा था। वैसे का एक आपका फोर्ट था जो कि एक तरीके का प्रिजन था, उसमें कुछ प्रिजनर्स थे एंड वो उसके ऊपर अटैक कर देते। अब अच्छा एक बात बताओ कि अगर जैसे मैं इस बिल्डिंग की बात करूँ तो ये बिल्डिंग क्या दिखाती है? ये पीडब्ल्यू को रिप्रेजेंट करती है, राइट? अगर मैं इसे वैसे पीडब्ल्यू हटा दूँ तो क्या ये एक बिल्डिंग पीडब्ल्यू को रिप्रेजेंट करेगी? नहीं, ये एक नॉर्मल बिल्डिंग हो जाएगी। इसी तरीके से ये जो प्रिजन था ये किंग का था। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? किंग को। तो लोगों ने बोला अरे किंग को तो बाद में देखेंगे, पहले ये जो इसको प्रिजन रिप्रेजेंट कर रहा है इसे तोड़ते हैं। हाँ, इसको तोड़ते हैं। वो दोनों चीज़ थी, वहाँ पे एम्यूनिशन भी था। एम्यूनिशन का मतलब क्या है? हथियार थे उनके पास। ठीक है, वेपन्स थे वहाँ पर। उन्हें लगा कि इस प्रिजन के अंदर क्या होंगे, वेपन्स होंगे। अब जैसे ही हम वहाँ से वेपन्स निकालेंगे, इसको तोड़ फोड़ कर देंगे, तो किंग को क्या लगेगा कि मेरी एक पावर को इन्होंने टच किया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो उसकी पावर को गिराना चाहते थे, डराना चाहते थे उसको, तो उन्होंने ये किया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, कुछ द डे फॉलोड, कुछ देर बाद क्या होता है, राइटिंग होने लगती है पूरे ही पेरिस में, पूरी कंट्री साइड पे। कंट्री साइड का मतलब आसपास के एरिया में। एंड कुछ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो जाता है, किसके अगेंस्ट? हाई प्राइसेस की वजह से। ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा जैसे हम मूवीज़ देखते हैं तो स्टार्ट हो जाता है मूवी का कहीं भी कोई सीन से, हमें समझ नहीं आता कि सडनली क्या हो गया। तो ये उसी तरीके से चैप्टर स्टार्ट है कि आपको दिखाया कि कुछ लोग दंगा कर रहे हैं। बस इसको इमेजिनेशन के साथ समझो कि कुछ लोग लड़ाई कर रहे हैं, एक फोर्ट को तोड़ रहे हैं, एम्यूनिशन चला रहे हैं, हर जगह लड़ाई हो रही है, बैटल हो रही है। ठीक है, राइट्स हो रहे हैं, ये सब चल रहा है। और बहुत ज़्यादा ये बात बोली जा रही है कि जो ब्रेड है, ब्रेड का मतलब जो भी खाना है उनका, उसके बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस हैं। एंड इस तरीके से जहाँ से ये शुरुआत होती है उसी तरीके से एक चेन बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक सीन खत्म होता है स्टार्टिंग का। अब आती है बात, ये सब हुआ क्यों? ठीक है, मूवीज देखते हैं ना,
स्टार्टिंग होती है, सीन दिखाते हैं, समझ नहीं आता, ये वही सीन है। अब चलते हैं थोड़ा पीछे, दिखाते हैं ना 5 years अगो मूवीज़ में, इन द सेम वे अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ये सब हुआ क्यों। ये किस ईयर की बात पढ़ी थी अभी हमने? 89, ठीक है, 89 की। और अब क्या ईयर? 74 में। तो कितने साल पीछे चले गए हैं? 15 साल हो गए, ठीक है। तो हम लोग कुछ साल पीछे चले जाते हैं और हम लोग समझते हैं कि हुआ क्या था। एक बर्बन नाम की क्या थी, एक डायनेस्टी थी, जैसे हमारे यहाँ मुगल्स थे, इन द सेम वे, ठीक है। क्या ये एक बिस्किट भी है? फेवरेट है, इन द सेम वे, ठीक है। तो क्या था ये, क्या है, एक बर्बन फैमिली थी जिसमें कुछ किंग्स रहते थे। अब आपको पता है कि जो किंग होता है उसी का सन प्रिंस होता है, फिर वही आगे जाके क्या बनता है? किंग बनता है। तो यही हुआ यहाँ पर। इन्होंने क्या किया, इनका एक बेटा था जिसका नाम था लुइस, ठीक है, लुइस 16। इसको क्या बनाया? राजा बनाया। इसी लुइस 16 ने ऑस्ट्रिया नाम का एक नेशन है, सुना है ना? पहले बहुत कन्फ्यूजन होता था, ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रेलिया एक जैसा लगता था, पर ऑस्ट्रिया कहाँ पर है? यूरोप में। और ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है, तो डिफरेंस है इसमें। तो ऑस्ट्रेलिया की एक प्रिंसेस थी, उसका नाम था मैरी एंटोनेट। तो वो क्या थी, उससे इन्होंने शादी की थी। ओके, तो इन्होंने शादी क्यों की थी? जनरली पुराने टाइम पे किंग्स या ऐसे इसलिए शादी होती थी ताकि वो लोग क्या कर सके, अपना एम्पायर वास्ट कर सके, हाँ, फ्रेंडली रिलेशन सेटअप कर सके, ठीक है, एम्पायर बड़ा कर सके। तो ये सब होता था। तो अंडर लुइस 16 क्या था, लुइस 16 बड़ा ही बेकार राजा था, ठीक है। अब राजा तो इसको बना दिया, पर ये बड़ा बेकार था। ये क्या करता था, पूरे टाइम बस लेज़ी रहता था, कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं देखता था, कोई काम नहीं करता था। तो और इसके अलावा इसने एक बहुत बड़ी चीज़ और करी थी, इसने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ का मतलब क्या होता है? जो किसी का गुलाम होते हैं। हम क्या किसी के गुलाम थे? हम किसी की कॉलोनी थे? ब्रिटिश की। इसी तरीके से अमेरिका में 13 कंट्रीज़ थी, या कह सकते हैं कॉलोनीज़ थी, किसकी? ब्रिटेन की। अब ये जो लुइस 16 था, या फ्रांस जो होता है, ये ब्रिटेन से बिल्कुल फ्रांस जो नेशन है उसका ही तो राजा था ये। पर अभी जैसे फ्रांस की बाउंड्री ऐसे नहीं हुआ करती थी, तो अब ये फ्रांस का राजा जो था ये ब्रिटेन से बड़ा ही चिढ़ता था, इसको ब्रिटेन बिल्कुल पसंद नहीं था। तो इसने सोचा कि जब यहाँ पे लोग इतना लड़ाई कर रहे हैं अमेरिकन कॉलोनीज़ में जो कि ब्रिटेन की हैं, तो क्यों ना मैं इन कॉलोनीज़ का साथ दूँ, अपनी आर्मी वगैरह भेजूँ, इनकी हेल्प करूँ, और ये क्या करें, ब्रिटेन से आज़ाद हो जाए। तो वो होता है ना कि दुश्मन का बुरा चाहना है, तो वही ये लुइस 16 कर रहा था। अब आप सोचो, हाँ, दुश्मन दोस्त होता है। तो अब लुइस 16 ने ये डिसाइड तो कर लिया, पर जब लुइस 16 ने अपनी आर्मी भेजी, सपोज़ मैं आपसे कहूँ कि आप कुछ स्पॉन्सर करो, ठीक है, किसी चीज़ में मेरी हेल्प करो, तो आपका टाइम जाएगा, ठीक है, प्लस आप किसी से हेल्प मांगोगे तो आपका मनी इन्वेस्ट होगा, कुछ ना कुछ इन्वेस्ट होगा। तो इसी तरीके से जब लुइस 16 ने इस ब्रिटेन की हेल्प करी, तो उसके काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च हो गए, 2 बिलियन लाइब्रेरीज। तो ये क्या होता है, जैसे हमारे मनी है ना, रुपी, इन द वे सेम वे करेंसी है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि बस इस वर्ड के ऊपर ये है क्या, किसने? हाँ, फ्रांस ने हेल्प की थी, ब्रिटेन की नहीं, ब्रिटेन की कॉलोनीज़ की, जो लोग इंडिपेंडेंस चाहते थे। देखो, 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस। देखो समझो, ये अमेरिका है, फॉर एग्जाम्पल ये अमेरिका है, यहाँ पे कुछ 13 कॉलोनीज है, वो चाह रही है हमें इंडिपेंडेंस मिल जाए। इधर यूरोप है, यूरोप में क्या है, ब्रिटेन है, यही समझ लो फ्रांस है। फ्रांस और इन दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं बनती है, बिल्कुल नहीं पसंद करते। तो ये क्या चाहेगा, ये चाहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट ना हो, पर ये चाहते कि नहीं, हमें आज़ादी चाहिए। तो ये फ्रांस क्या करेगा, अपनी आर्मीज़ भेजेगा, बोलेगा कि अच्छा जाओ उसकी हेल्प करो ताकि ये लोग ब्रिटेन के नीचे से हट जाएं, तो ब्रिटेन की पावर कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। ब्रिटिशर्स पता है क्या बोलते थे? ब्रिटिशर्स बोलते थे कि ब्रिटिश एम्पायर के अंदर कभी भी सनसेट नहीं होता है। ऐसा क्यों बोलते थे? क्योंकि उनकी कॉलोनीज़, कल हमने लॉन्गिट्यूड पढ़ा था, तो उनकी पूरी लॉन्गिट्यूड में, हर लॉन्गिट्यूड में उनकी क्या रहती थी, टेरिटरी रहती थी। तो अगर एक जगह सनसेट होता था तो दूसरी जगह सनराइज हो जाता था। तो वो कहते थे ब्रिटिश एम्पायर में कभी भी सनसेट नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी पावर को दिखाते थे। तो उसी पावर को कम करने के लिए लुइस 16 ने बोला कि हम साथ देंगे तुम्हारा इंडिपेंडेंस लेने में, ठीक है। तो उसमें थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी ज़्यादा इसका मनी
खर्च हो जाता है, बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। एंड इवन इसने क्रेडिट भी ले लिया था, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं थी इसे इस मैटर में बोलने की, अपने लोगों को ये बिल्कुल नहीं देख रहा था और किसकी हेल्प करने चला गया था, अमेरिका की, ठीक है। इसकी वजह से अब आप समझो कि आपकी जो गवर्नमेंट है ये रोड्स बनाती है या कुछ भी करती है, ये इसके पास मनी कहाँ से आता है? टैक्स। टैक्स कहाँ से आता है? आप लोगों से, कॉमन पीपल, या मतलब जितने भी लोग हैं सब टैक्स देते हैं। दो तरीके के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। पहले हुआ करता था, अब जीएसटी से रिप्लेस कर दिया इंडिया में। इसी तरीके से यहाँ पर भी हुआ करता था। अब फॉर एग्जाम्पल, अब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है या किसी एक पर्सन के पास पैसा नहीं है, तो वो क्या करेगा? जैसे टैक्स बढ़ाएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ डोनेट करना है, राइट, मुझे कुछ डोनेट करना है, तो हो सकता है फॉर एग्जाम्पल मुझे पेपर डोनेट करना है, तो मैं आपसे कितने रुपए लूँगी? मैक्सिमम एक नोटबुक करनी है तो 1 रुपये में काम हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे करना है कोई बड़ी सी चीज़ डोनेट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्लोथ से 1 रुपये में तो वर्क नहीं होगा, तो मैं आपसे ज़्यादा मांगूंगी। यही लुइस ने किया। जब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया, क्रेडिट हो गया, डेप्ट हो गया उसके ऊपर, तो उसने क्या किया? उसने लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। टैक्स बढ़ाओ। फ़ोन साइलेंट कर लो सब लोग। वैसे तो वो कुछ करता नहीं था लोगों के लिए, बाकी उसने टैक्स और बढ़ा दिया, ठीक है। टैक्स बढ़ाने के बाद, ठीक है, टैक्स बढ़ाने के बाद बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उसको देने पड़ता था। अब लोगों के पास पैसे ऑलरेडी नहीं थे, टैक्स बढ़ गया था, तो बड़े परेशान थे। तो एक चीज़ तो हमें यहाँ से पता चल गई कि यहाँ से कुछ गड़बड़ हुई है लोगों के बीच में। अब कोई चीज़ कंटिन्यूसली टैक्स बढ़ता रहेगा तो आपको क्या लगेगा? गुस्सा आएगा, ठीक है। कितना महंगाई होती जा रही है, बहुत ज़्यादा महंगा होता जा रहा है, यही। अब क्या होता है, एक और चीज़ थी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी 18th सेंचुरी में। ये 18th का मतलब क्या है? अरे 17 to 18, ठीक है। अभी कौन सी सेंचुरी है? ठीक है, तो ये 18th सेंचुरी की बात है, जब फ्रांस की जो सोसाइटी थी उसको 3 स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ था, ठीक है। स्टेट्स का मतलब क्या होता है? एक तरीके से सोसाइटी, कैटेगरी, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या था, जो थर्ड पार्टी थी वही टैक्स देती थी। फॉर एग्जांपल, हाँ, फीजेंस जो होते थे वही वो देते थे। आपका जो फार्मर्स होते थे ना, वही सारे टैक्सेस देते थे। तो अब क्या किया इन्होंने कि थर्ड स्टेट से टैक्स पे कराते थे, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें होता क्या था। स्विच ऑफ कर दो फोन। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है, ठीक है, क्लियर है। इससे पहले एक ओल्ड रिजीम हुआ करता था जिसमें ये सारी चीज़ें आती थी। अब ये लोग क्या करते थे, इसमें ये लोग क्या करते थे कि उनको 3 पार्ट में डिवाइड करते थे। सबसे पहले अच्छी क्लास होती थी, फिर मिडिल क्लास होती थी। अब जैसे हमारे यहाँ की बात करें, हमारे इंडिया में क्या होता था, किंग के टाइम पे चलते हैं। सबसे ऊपर कैसे होते थे? नोबल लोग, जैसे किंग हो गए। हाँ, मतलब इसमें है। इंडियंस की अगर बात करें तो हमारे यहाँ क्या होता था कि मान लो बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े रिच पीपल है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड क्लास आ जाती थी, बिजनेसमैन वगैरह थे, और लास्ट में आते थे आपके फार्मर्स। सक्षम फीवर है? ओके, अब अगर इनकी पॉपुलेशन की बात करें तो ऑलमोस्ट 90% जो थे ना पॉपुलेशन में, वो कौन हुआ करते थे? आपके फीजेंस हुआ करते थे, या फिर कह सकते हैं हम लोग फार्मर्स हुआ करते थे, ठीक है। तो अब जो जितनी भी लैंड होती थी वो वही लोग कल्टीवेट करते थे। एंड 60% ऑफ लैंड वॉज ओन्ड बाय नोबल्स। मतलब लैंड कितने बड़े लोगों की है और काम कौन करता है उसके ऊपर? छोटे लोग, मतलब फार्मर्स। छोटे मीन सेंस ऑफ ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो बड़े, हाँ, एज अ स्लेव्स नहीं, बस उनको अपनी कल्टीवेशन कराते थे। स्लेव्स का भी कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, पर ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट वो था। सभी हाँ पे करते थे या फिर कुछ अमाउंट दे देते थे, ठीक है। या फिर कुछ जो फार्मर्स थे ना, पीजेंट्स थे, उनके पास अपनी ज़मीन भी हुआ करती थी, मीन्स अपनी लैंड को भी वो कल्टीवेट करते थे। अब आता था कि ये फ्यूडल ड्यूज को एक्सट्रैक्ट करते थे, किस पे से? फार्मर्स पैसे लिया करते थे, ठीक है। अब कुछ अब फॉर एग्जांपल कोई एक पर्सन है जो फार्मर नहीं है पर स्टिल वो उसी क्लास से आता है, तो वो क्या करता होगा? फ्यूडल का मतलब क्या होता है कि सोसाइटीज डिवाइड कर दी जाती हैं, मतलब पावर्स शेयर डिवाइड करते हैं। फ्यूडल ड्यूज, हाँ, अलग अलग टैक्सेस, जैसे बिजनेसमैन्स को अलग दिया, इस तरीके से सब पावर्स को अलग अलग। क्लर्गी और वो भी थे, ठीक है। अब दो,
हाँ उनको नहीं देना पड़ता था, वो आगे देखेंगे। अब 2 तरीके का टैक्स होता था। अब फॉर एग्जांपल आप टॉफ़ीज़ खाते हो, चिप्स खाते हो, क्या इस पर टैक्स लगता है? लगता है। क्या अगर कोई पर्सन अर्न करता है, नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। अगर कोई अर्न करता है तो क्या उसकी सैलरी पर टैक्स लगता है? हाँ। तो आप जब चिप्स खाते हो या कुछ भी कैंडीज़ वगैरह कुछ लेते हो तो उस टाइम आपको डायरेक्ट टैक्स देना है? नहीं। क्या आप डायरेक्टली इनडायरेक्ट टैक्स दिया। पर अगर आपने सैलरी में से कट हुआ तो वो क्या है? सीधे डायरेक्ट टैक्स। इसी तरीके से यहाँ पर भी होते थे टिट्स, ठीक है, टिट्स एंड टेल, ये 2 तरीके के आपके टैक्सेस थे, ठीक है। तो इसमें क्या था, इनको कुछ एक डायरेक्ट टैक्स था, एक इनडायरेक्ट था, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स को क्या बोलते थे? टेल, ओके। इनडायरेक्ट टैक्स को क्या बोलते थे? टिट्स। तो ये टैक्सेस उनको देने पड़ते थे फार्मर्स को, मतलब डबल टैक्सेस इनको देना पड़ रहा है। कुछ भी होगा डबल इनको टैक्सेस देना पड़ेगा। और किसको देना है? सिर्फ थर्ड स्टेट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 3 लोग उसमें हुआ करते थे, क्लर्जी हुआ करते थे, फिजेंस वगैरह हुआ करते थे, बिजनेसमैन वगैरह हुआ करते थे, प्रीस्ट वगैरह होते थे, नोबल्स हुआ करते थे, ओके। अब बात करते हैं कि ये सब हुआ क्यों, हम कहाँ पहुँच चुके हैं? 3rd स्टेट्स का मतलब 3 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया क्लास को। ऊपर आपके क्लर्जी हो गए, फिर आपके नोबल्स वगैरह हो गए, बिजनेसमैन वगैरह हो गए, एंड लास्ट में आपकी आ जाती है 3rd स्टेट मतलब फीजेंस वगैरह, फार्मर्स, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? हाँ तो वो नोबल्स उसी में आता है, ठीक है। क्लर्जी में जैसे चर्च के प्रीस्ट वगैरह होते हैं या हाई क्लास सोसाइटी और वो, हाँ प्रीस्ट, ठीक है। लास्ट में जो फीजेंस होती थी ये होती थी 3rd स्टेट का पार्ट, ठीक है। और ये क्या है? 2nd, और ये क्या है? 1st। तो ये दोनों टैक्स नहीं देंगे, टैक्स कौन देगा? हाँ थर्ड स्टेट ही क्या करेगा? आपका टैक्स देने वाला है। सॉरी, ओके, ये हुआ था। पर अब और पीछे चलते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि सडनली टैक्स बढ़ाया और क्या होने लगा? राइट्स होने लगे। इसके पीछे भी कोई रीज़न होगा। क्या हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है? अब और पहले चलते हैं। ये 1715 की बात है, हम कहाँ पर थे अभी? 4, ठीक है। तो हम यहाँ से चलते हैं और साल पहले 1715, तब हमारी पॉपुलेशन कितनी थी? मीन्स फ्रांस की पॉपुलेशन कितनी थी? 23। और कुछ साल बाद कितनी हो जाती है? 28। कितने लोग बढ़े? 5 मिलियन लोग बढ़ गए। 5 मिलियन लोग क्या मांगेंगे? फूड ग्रेन्स, सारी चीज़ें मांगेंगे, हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो उन्होंने क्या मांगने लगा? ब्रेड मांगने लगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होने लगा? एम्प्लॉयमेंट चाहिए था, लेबर्स ज़्यादा होने लगे, चीप होने लगी चीज़ें। और ये जो उनके वेजेस थे वो कौन फिक्स करता था? ओनर फिक्स करता था। अब हाँ वेजेस बढ़ भी नहीं रहे थे, ये भी चीज़ है। इसकी वजह से क्या हुआ? जो पुअर थे वो पुअर होते चले गए, जो रिच थे वो रिच होते चले गए, ओके, रिच है यहाँ पे, ठीक है। इनके बीच में गैप ज़्यादा बढ़ गया। क्यों बढ़ गया है? स्टैंड अप एंड गेट आउट ऑफ द क्लास, जल्दी। यू एंड यू, ब्लैक एंड वाइट शर्ट, बी क्विक, बी क्विक, कांट यू लिसन? उठो जल्दी, गेट अप। मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ सेशन, प्लीज गेट अप, बी क्विक। सॉरी फॉर वॉट? मैंने वार्न किया था ना उसे भी, समझ नहीं आता है। ओके सो इसमें क्या होने लगा? सब्सिस्टेंस क्राइसिस होने लगी फ्रांस के अंदर। और ये कब होने लगा है? सब ओल्ड रिजीम के टाइम। रिजीम का मतलब क्या है? एक तरीके का जनरेशन, एक तरीके का टाइम पीरियड, ये उस टाइम पर हो रहा था। तो क्या हुआ? दोबारा रिवाइज करें सारा कुछ स्टार्टिंग में। पहले एक स्टोरी हमें दिखी, एक मूवी दिखी, हमने इमेजिन किया एक फोर्ट है, रूमर पड़ी हुई है कि हमें लोग मारने आ रहे हैं, 7000 लोग आते हैं, गैदर करते हैं और एक फोर्ट को तोड़ देते हैं। यहाँ पे स्टोरी खत्म हुई। अब ये सब हुआ क्यों? हम कहाँ जाते हैं? 1774 में। किसे राजा बनाया गया? लुई 16। लुई 16 ने किससे शादी की थी? हु वाज द वाइफ? मैरी एंटोनी, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया। उसने क्या किया? ब्रिटेन की हेल्प की, ठीक है। अमेरिकन कॉलोनीज, अमेरिका में जो कॉलोनीज थी ब्रिटेन की, इंडिपेंडेंस के लिए हेल्प करी। उसमें क्या हुआ उसके ऊपर?
हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ, पॉपुलेशन राइज की, इंटरेस्ट बढ़ा, इंटरेस्ट बढ़ा। दो तरीके के टैक्स थे, एक टेथ और टेल, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। कौन सी ऐसी क्लास थी जो टैक्स पे करती थी? थर्ड स्टेट्स, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, 1715 से 1774 के बीच में 5 मिलियन, 1789 के बीच में 5 मिलियन पॉपुलेशन राइज। तो क्या हुआ, किसकी डिमांड होने लगी? ब्रेड की, हाँ, ग्रेन्स की डिमांड होने लगी, और एम्प्लॉयमेंट कम होने लगा, एम्प्लॉयमेंट कम होने लगा, वेजेस भी कम होने लगे, ठीक है। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट कम होने का मतलब जॉब्स नहीं रही, ठीक है। अब अगर सोचो कि कोई एक जॉब है, उसके लिए बहुत सारी वैकेंसी, बहुत सारे लोग आ चुके हैं, ठीक है, बहुत सारे रेज्यूमे आ चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, तो डेफिनेटली उसकी वो क्या करेंगे, उसका सिलेक्शन नहीं, उसका जो सैलरी है वो कम कर देंगे, उसका पे कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर 1% रिजेक्ट करेगा तो 2% उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो यही काम यहाँ पर हो रहा था, कोई फिक्स वेजेस नहीं थे कि आवर्ली आपको इतना मिलेगा या वीक में इतना मिलेगा, मंथली इतना मिलेगा, ओके। इसके अलावा पुअर जो थे और रिच जो थे, दोनों के बीच में क्या होने लगा, डिस्टेंस बढ़ने लगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं था और टैक्सेस भी ज़्यादा थे, सारी चीज़ें होने रही थी। इसकी वजह से ये सब किसके टाइम पे हो रहा है? ओल्ड रिजीम के टाइम पर हो रहा है, ठीक है। एक साथ नहीं हो रहा है, ये पूरी क्राइसिस है, कितने साल पहले से शुरू हुई है और अभी तक ये चलती आ रही है। स्टोरी यहाँ तक समझ में आई? ओके। अब क्या हुआ, फीजेंस ऑफ वर्कर्स जो थे वही सबसे ज़्यादा परेशान थे, टैक्स वो दे रहे हैं बेचारे, ठीक है, ब्रेड वगैरह के लिए उन्हें रोड पे आना पड़ रहा है, उन्हें ही सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो वो सबसे पहले आए रिवोल्ट में कि हम पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। प्रोग्राम्स वगैरह में सब में पार्टिसिपेट किया और सोशल और इकोनॉमिक चेंज लाने के लिए बोला। क्या अभी आपको सारी चीज़ें अच्छे से मिलती हैं? सोशल लेवल पे आप इक्वल हो, ठीक है, इकोनॉमिक लेवल पे भी आप इक्वल हो ऑलमोस्ट। तो यही सारी चीज़ें वो लोग मांगते थे कि हमें भी थर्ड स्टेट को भी सारी चीज़ें जैसे एजुकेशन, न्यू आइडियाज़ वगैरह चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको एजुकेशन मिलती है, तो आपकी थिंकिंग चेंज होती है, आप अपने राइट्स के बारे में ज़्यादा अवेयर होते हो, राइट, कि हमें ये भी मिलना चाहिए, अकॉर्डिंग टू यू हमें ये भी मिलना चाहिए, ये भी मिलना चाहिए, ऐसी चीज़ें माइंड में आती है। वही चीज़ें यहाँ पर होने लगी थी, ओके। तो ये लोग अपनी धीरे धीरे डिमांड्स के बारे में बात करने लगे थे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? समझ में आ रहा है? मज़ा आ रहा है? स्टोरी बन गई है, पूरी लिंक समझ में आ गई? यस। 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, टिट्स एंड टेल्स, ओके, टिट्स एंड टेल। वन वॉज डायरेक्ट टैक्स एंड वॉज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, जो आपकी सैलरी में से डायरेक्टली पहुंच रहा है, और इनडायरेक्ट लाइक यू आर परचेजिंग समथिंग और उसके ऊपर टैक्स लग रहा है, आप डायरेक्टली इन हैंड नहीं दे रहे हो, ओके। अब आता है 18th सेंचुरी की बात करते हैं। 18th सेंचुरी में ही सब कुछ चल रहा है, कुछ सोशल ग्रुप्स का इमरजेंस होता है, ओवरसीज गुड्स एंड वगैरह होने लगती है। अब देखो कि आपको कुछ एक्सपोर्ट करना है, क्या आप एक्सपोर्ट कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास मनी नहीं है। तो मनी किसके पास होता है? रिच मेंबर्स के पास, जो बड़े बड़े एक्सपोर्ट के बिजनेस होते हैं, जैसे यहाँ से स्पाइसेस को एक्सपोर्ट किया जाता है, क्लॉथ्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। आप देखते हो ना, जब आप क्लॉथ्स ऑर्डर करते हो ऑनलाइन, कुछ ब्रांड्स होती है, वो शिप होके आता है, ठीक है, कभी कभी दूसरी कंट्रीज से भी आता है। तो ये सब कैसे हो रहा है? जो रिच सोसाइटी, रिच मेंबर्स कर सकते हैं। आप ऐसा तो नहीं कहोगे कि मैंने ये शर्ट बनाई है, ये मेरा ब्रांड है, आप इसको दूसरी कंपनी एक्सपोर्ट कर दो। वो बोलेगा इतना एक्सपोर्ट चार्जेस है, इस बॉक्स का ये है, कोरियर के चार्जेस कितने होते हैं। तो इतना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। किसके लिए पॉसिबल था? रिच सोसाइटी के लिए। तो मैन्युफैक्चरर्स वगैरह जनरली वही होते थे। पर एक सडन चेंज आता है, आई थिंक इसी में ही है वो, इंडस्ट्रियलाइजेशन का। प्लस उससे पहले हम यहाँ पे चलते हैं, आपके जितने भी प्रिविलेजेस हुआ करते थे कि आप क्या रहोगे, कैसे आपको ट्रीट किया जाएगा, कितना आपको टैक्स पे करना होगा, ये किसके बेसिस पे था? बर्थ के हिसाब से, ठीक है, आपकी बर्थ के हिसाब से। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक रूल बना देती हूँ कि आप में से जैसे सपोज जितने भी यूपी वाले लोग हैं वो सब येलो कलर की टी शर्ट पहनेंगे, ठीक है। ये कैसे बना दिया मैंने कि आपका यूपी में बर्थ हुआ है ना। इसी तरीके से कुछ बर्थ के बेसिस पे इन्होंने कुछ सोसाइटीज़ में चीज़ें डिवाइड की हुई थी। जैसे अगर कोई फार्मर की फैमिली में है, भले ही वो कितना एजुकेटेड है, कितना माइंडेड है, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, वो लाइफ किसकी जिएगा? सिर्फ फार्मर की, वो राजा ही रहेगा, ठीक है। चाहे वो डम हो या प्रॉपरली वो पूरा उसको एग्जीक्यूट ना कर पाए एडमिनिस्ट्रेशन को, उन्हें कोई मतलब नहीं था, ठीक है। बाय बर्थ चीज़ें डिसाइड हो जाया करती थी, ठीक है। अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज
मेरिट, ठीक है। अब लोग बोलते थे कि अरे ऐसे कैसे यार, हम मे बी हम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, मे बी हम ज़्यादा डिजर्व करते हो, तो हमें कुछ ज़्यादा चाहिए, तो हमें किसके बेसिस पे दे दीजिए सारी चीज़ें, सोशल पोजीशन किसके बेसिस पे, मेरिट के बेसिस। मेरिट का मतलब क्वालिफिकेशन या फिर कह सकते हैं पोटेंशियल, ओके उस, हाँ थर्ड स्टेज के लोगों की ये थिंकिंग थी, ठीक है। तो ये किसके बेसिस पे होना चाहिए, इसके साथ हमें क्या मिलना चाहिए, फ्रीडम मिलना चाहिए, इक्वल लॉज मिलने चाहिए। क्या आपके लिए, आपके पास फ्रीडम है, कल आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, ऐसा ही कुछ फ्रीडम होना भी चाहिए था। अब सपोज मैं आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा देती हूँ कि नहीं आप इस स्टेट से इस स्टेट नहीं जाओगे, अगर आपको जाना है तो ये पास करना पड़ेगा, ये रूल जाएगा, ये रूल जाएगा, तो आपको कितनी प्रॉब्लम होगी ना। इसी तरीके से ये लोग फेस कर रहे थे। इनको प्लस इक्वल लॉज भी नहीं थी, जैसे किसी को मैं बहुत अच्छा प्रिविलेज दे रही हूँ, किसी को नहीं दे रही हूँ, ठीक है, तो इक्वलिटी नहीं थी। अब यहाँ पर मैं सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट कर रही हूँ, तो वो ये लोग चाहते थे, ठीक है। अब कुछ फिलोसफर्स आए कि अरे अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है मिडिल उसके साथ, लोग लोअर क्लास के साथ कह सकते हैं, ठीक है। तो कुछ रॉस आए, जेन जैक्स रोजे एंड लॉक, जॉन लॉक। तो ये क्या बोलते हैं, ये कुछ अपने डॉक्टराइंस लेकर आए, ठीक है। 2 ट्रीटी लेकर आए गवर्नमेंट के आगे, ठीक है। क्या थी, द डॉक्टराइन ऑफ द डिवाइन ऑफ एंड एब्सोल्यूट राइट टू द ऑफ द मोनार्क, ठीक है। मीन्स कि सारी जितनी भी इनकी पावर्स हैं मोनार्क की, उसके अगेंस्ट ये अपनी बातें लेकर आए कि जितनी भी मोनार्क के पास पावर्स हैं उसको क्या कर दो, डिमोलिश कर दो या ख़त्म कर दो या कम कर दो, ठीक है। कुछ इस तरीके का इनका फॉर्मूला था। रोजे क्या किया थे, एक कह सकते हैं फिलोसोफर थे, उन्होंने खुद को रिप्रेजेंट, मतलब लोगों की तरफ से खुद को रिप्रेजेंट किया, क्योंकि ये कह सकते हैं ना थोड़ा पढ़े लिखे थे। अब जो एजुकेटेड है उसको पता है कि हाँ हमारे राइट्स हैं, ठीक है, हमारे राइट्स हैं। अब जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें, सब लोगों को पता था कि हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं, ये गलत है, पर क्या सब लोग समझ पाए उस चीज़ को, नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ा, लोगों को एजुकेट करना पड़ा। अब क्या कोई हम पर आकर रूल कर सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी ऑफ क्लास क्या है, एजुकेटेड है। यही चीज़ गांधी जी ने की थी, जब वो यहाँ आए तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या थी, इलिटरेट थी, ओनली 6% पॉपुलेशन वॉज लिटरेट, ठीक है, इंडिया की 6% पॉपुलेशन, हाँ वुमेन्स तो उससे भी ज़्यादा कम इलिटरेट थी, मतलब ओवरऑल 6% लिटरेसी थी। तो अब उन लोगों को ये समझाना कि नहीं आपके राइट्स अलग है, तो हम लोगों ने क्या किया था कि गांधी जी को रिप्रेजेंटेटिव बना दिया था कि आपको इसके बारे में सारी नॉलेज है, आप राइट्स जानते हो, सब कुछ जानते हो, तो आप हमारे तरफ से आगे रिप्रेजेंट करो। यही क्या हो रहा था, यहाँ पर हो रहा था। तो ये भी क्या थे, रिप्रेजेंटेटिव की तरह वर्क कर रहे थे इन द स्पिरिट्स ऑफ द लॉ। ये क्या है, एक तरीके की क्या है, ये एक बुक है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, रोजे की एक तरीके से बुक कह लीजिए, या इन्होंने इसके बारे में बताया था कि लॉज की, इसकी मॉन्टेस्क्यू की, कि इसमें प्रपोज किया था उन्होंने कि डिवीजन ऑफ पावर किस तरीके से होना चाहिए। क्या अभी पावर डिवाइडेड है, क्या पावर डिवाइडेड है, डिवाइडेड है। क्या आपके स्कूल में पावर डिवाइडेड है, डिवाइडेड है। जैसे प्रिंसिपल के पास हाई पावर, उन्होंने क्या किया, अपनी सारी पावर छोटी छोटी टीचर्स में बांट दी कि अगर बच्चे कुछ भी करते हैं तो आप उनको पनिश कर सकते हो। टीचर्स ने क्या किया, मॉनिटर्स को बना दिया। तो ये क्या होता है, पावर डिवाइड करना होता है। अब आता है लेजिस्लेटिव, ये क्या होते हैं, हाँ एल से लेजिस्लेटिव, एल से लॉ, मीन्स ऐसे लोग जो लॉ बनाते हैं। जैसे मैंने बोला कि कल से इस क्लास में कोई भी नहीं बोलेगा, ठीक है, मैंने ही बोल दिया, मैंने क्या बना दिया, लॉ बना दिया। अब मैंने किसी एक बच्चे को बोला कि तुम मेरे हो एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मतलब अब तुम इसे फोर्स में लेकर आओगे, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम क्या करते हो कि कोई भी कल क्लास में नहीं बोले। ये तो आप में से एक स्टूडेंट बोला कि अच्छा ये तो बहुत गलत चीज़ है, हमारा राइट ऑफ स्पीच है, हम बोल सकते हैं, हम इंडिया में रह रहे हैं, मैम तो गलत कर रही है, ऊपर से एक उनका एग्जीक्यूटिव भी है, तो हम जाएंगे जुडिशरी के पास, मीन्स किसी हायर अथॉरिटी या जज के पास, जो कि ये बता सके कि ये इन्होंने गलत किया है या इन्होंने गलत किया है, ठीक है। अब भी यही होता है, गवर्नमेंट लॉ बनाती है, अच्छा ये होगा, एग्जीक्यूट कराती है एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, आर्मी जो भी है, या जितने भी आपके ऑफिसर्स वगैरह होते हैं या वर्कर्स होते हैं। फिर उसके बाद अगर वो गलत होती है तो किसके पास जाते हैं हम, केस लेके जुडिशरी के पास, जज के पास जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहाँ जाते हैं, और हाई कोर्ट वगैरह ऐसी जगह हम लोग जाया करते हैं, ठीक है। तो ये बात उन्होंने बोली मॉन्टेस्क्यू ने, द स्पिरिट्स ऑफ लॉज में, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये किसने दी है,
मोंटेस्क्यू ने दिया। इन्होंने बोला था कि पावर को डिवाइड कर देना चाहिए 3 जगह में। ओके ओके, अब पहली बार ये बात कहाँ पर बात की शुरू की गई? यूएसए के अंदर। जो ये वही यूएसए जिसकी 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलवाने में हेल्प की थी। किसने? लुइस 16 ने, जिसकी वजह से फ्रांस में क्या हुए थे? राइट्स हुए थे। ठीक है, और इन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और इस चीज को लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में अपनी सारी पावर्स को डिवाइड कर दिया। ठीक है, और प्लस इस अमेरिका ने क्या बोला? गारंटी किया इंडिविजुअल राइट्स को। क्या आपके पास इंडिविजुअल राइट्स हैं? क्या क्या राइट्स हैं, कोई आइडिया? हाँ ठीक है, राइट टू स्टडी किसने बोला? हाँ, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, राइट टू इक्वालिटी है, तो बहुत सारे राइट है। इसी तरीके से अमेरिका पहली कंट्री थी जिसने इस तरीके की चीज़ें वो लेकर आए। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया क्या क्या हुआ है अभी तक? ठीक है, दोबारा रिवाइज करें क्योंकि हिस्ट्री रिवीजन से ही चलती है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने लगे थे। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने लगे थे। 2 फिलोसफर आ गए थे, जॉन एंड जीन आ गए थे, बोले हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, हम एजुकेटेड हैं। ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे मोनार्क के अगेंस्ट। ये क्या लेकर आए थे? डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन ऑफ एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। इसके अलावा मॉन्टेस्क्यू थे तो वो स्पिरिट्स ऑफ लॉज लेकर आए थे। वो क्या बात करती थी? स्पिरिट ऑफ लॉ की बात कर रही है ना, जुडिशरी में 3 पार्ट में। सबसे पहले यूएसए ने ये बात सुन ली, अच्छा ऐसा कुछ होता भी है कि 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो इन्होंने बोला अभी इंडिपेंडेंस मिली है, चलो इसे फॉलो करते हैं। ठीक है, इन्होंने फॉलो कर लिया। प्लस इन्होंने सोचा अच्छा ये तो हमने कर दिया, और हमारे सिटीजन्स के भी तो राइट है, इतने साल कॉलोनी में रहे हैं, तो चलो इनको हम लोग क्या देते हैं? इंडिविजुअल राइट्स भी देते हैं। यस हाँ, देखो डॉक्ट्राइन ऑफ वो तो एक सिंपल कोटेशन थी, द स्पिरिट्स ऑफ लॉज एक बुक की तरीके से थी। यस आई कैन गेट योर पॉइंट। Yes, kind of they help, but the idea or the energy was of America only. ठीक है, आप इंडिपेंडेंस में किसी की हेल्प कर सकते हो, बट जो थिंकिंग हो सकती है या जो उस टाइम फाइट करने की ब्रेवरी होती है वो उसी कंट्री की होती है। ठीक है, या वी कैन से इनडायरेक्टली। एक्चुअली उसकी हेल्प से क्या हुआ था? फ्रांस में ब्रेड की प्रॉब्लम हो गई थी, इकोनॉमिक लॉस होने लगा था, इसकी वजह से वो। हाँ, यू कैन से यस। हाँ, लेटर ऑन ये रहेगा। देखो फ्रांस में क्या था, जब इकोनॉमिकली प्रॉब्लम आती है ना, लाइक ब्रेड की प्रॉब्लम आती है, तो हर कोई लड़ाई करता है। अब जब ये फ्रांस, जब एक आगे जब बुक पढ़, एक कोट है ये कि जब भी फ्रांस स्नीज करता है पूरे यूरोप को क्या हो जाता है? कोल्ड हो जाता है। तो मीन्स कि अगर यूरोप में कुछ भी हुआ तो उसका असर पूरे यूरोप पे पड़ता था। तो डेफिनेटली दूसरे नेशंस को देखकर हमारे मन में ये आइडिया आता है, वही कहीं ना कहीं उनके अंदर भी आया होगा कि अच्छा ये लोग इंडिपेंडेंस ले सकते हैं तो हम भी इंडिपेंडेंस ले सकते हैं। और बेसिकली इन्हें कुछ नहीं पता था कि इन्हें एज सच कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, बस ये कि क्या बोल रहे थे कि हमें थोड़ी सी इक्वलिटी दे दो, पावर्स को डिवाइड कर दो, तुम पे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल रहा तो लोगों को अपॉइंट कर दो। हाँ, ये चीज़ बोल रहे थे। अब क्या हुआ, जैसे ही फिलोसफर ने द स्पिरिट्स ऑफ लॉ, द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन ऑफ, हाँ, अब सपोज मैंने आपको कुछ बात बता दी, मैंने ये बता दिया कि जैसे ही फ्रांस स्नीज करता है पूरा यूरोप कोल्ड कैच कर लेता है। अब आप घर पे जाओगे, आप बोलोगे मेरी मैम ने ये बताया था। फिर इस तरीके से क्या होने लगा, धीरे धीरे ये बात पूरे में होने लगी। तो जब द स्पिरिट्स ऑफ लॉ और द डॉक्ट्राइन वाली बात हुई तो हर जगह, सैलून्स में, कॉफ़ी शॉप्स में, हर कोई यही बात करने लगा कि तुम्हें पता है कि हम लोगों को ह्यूमन राइट्स मिल सकते हैं, इंडिविजुअल राइट्स मिल सकते हैं, कि रियली ऐसा कुछ हो सकता है। एक नॉर्मल कन्वर्जेशन जैसी चीज़ें होने लगी।
हाँ, अब उन्हें थर्ड स्टेट को पता चला, क्योंकि सैलून्स वगैरह में वही जाएंगे या नॉर्मल कॉफ़ी शॉप्स में वही बैठेंगे, तो उन्हें ये बात पता चली। इसी वजह से जनरली क्या होने लगा कि हम लोग अपने राइट्स के लिए बोलेंगे, ये सारी चीज़ें होने लगी। फिर क्या किया, लुइस 16 ने प्लान किया कि इम्पोज करना फर्दर टैक्सेस टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट जनरेटेड एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस। फिर से क्यों, इसलिए क्योंकि देखो उसमें 7,000 में अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन फ्रांस की ज़्यादा नहीं थी, प्लस उसमें कुछ लोग जो थे वो किड्स भी थे, बच्चे भी थे, कुछ लोग जो थे वो उसके अगेंस्ट भी नहीं थे, मीन्स हर तरीके के लोग होते। मैं भी अभी अगर मैं बोलती हूँ कि आप लोग वॉइस रेस करो तो आप में से अभी भी कुछ बच्चे नहीं बोलेंगे, ठीक है, मेरे मोटिवेट करने के बाद भी कुछ नहीं बोलेंगे या बोल देंगे पर करेंगे नहीं। तो इस तरीके से काफ़ी सारे लोग होते हैं। डर होता है माइंड में, किंग है, लुइस 16 है, आर्मी है, क्या पता सबको किल कर दे, ठीक है, तो वो चीज़ रहती है, तो हर कोई पार्टिसिपेट नहीं करता था। यस, यू डिडंट अंडरस्टैंड द लास्ट पॉइंट, जस्ट अ मिनट। द न्यूज़ दैट लुइस 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस, जैसे ही ये बात होती है, ठीक है, रीड एंड राइट की बात होती है कि ऐसा कुछ मिलेगा, तो सब में एंगर आ जाती है कि लुइस 16 ने और ज़्यादा, मीन्स ऐसा सोचो कि हमारे यहाँ पर बात हो रही है कि हम इसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। आप सपोज कोई प्लान कर रहे हो कि हम इसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, और सडनली मैं कोई एक ऐसी न्यूज़ ले आती हूँ कि अच्छा तुम ऐसा प्लान कर रहे हो, मैं तुम्हारे ऊपर और टैक्स बढ़ा देती हूँ, तो क्या होगा, अब तुम लोग क्या हो जाओगे, गुस्सा हो जाओगे, तुम लोग अगेंस्ट हो जाओगे बिल्कुल मेरे कि नहीं अब तो मैम के अगेंस्ट एक्शन लेना ही है। तो जैसे ही उन्होंने टैक्स बढ़ाया उसकी वजह से और ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह होना स्टार्ट हो गए। इसके साथ हम यहाँ पर अभी चैप्टर को एंड करते हैं, रिवीजन करते हैं इसका क्या क्या पढ़ा था, ठीक है, स्टोरी स्टार्ट कर लेते हैं। कहाँ से स्टार्ट हुई थी, 1789 राइट हो रहा था, पर उसकी स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई, 1774 में, 1774 में जब लुइस 16 को राजा बनाया गया। सबसे कैसा राजा था वो, बिल्कुल यूजलेस राजा था, उसको किसी की भी चिंता नहीं थी, वो बस किसमें था कि वो मैं ब्रिटेन को हरा दूँ, ओके। नेपोलियन विल कम इन 1799, ओके, लेटर ऑन, ओके। तो ये था, उसके बाद क्या हुआ, थर्ड स्टेट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि थर्ड स्टेट क्या थी, फीजेंस फार्मर्स थे, उन्हीं को टैक्स देना पड़ता था, दो तरीके का टैक्स देना पड़ता था, एक टेक्स एंड एक टेर। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी, पॉपुलेशन बढ़ गई थी, कितने बीच में बढ़ी थी, 1715 टू इसके बीच में 5 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ गई थी, जिसकी वजह से स्कैरसिटी हो गई थी ब्रेड की, रिसोर्सेज की। तो क्या किया उन लोगों ने, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि फीजेंस को सबसे ज़्यादा क्या देना पड़ रहा था, टैक्स देना पड़ रहा था। फिर उसके बाद क्या होता है, फिलोसफर्स आते हैं, उनसे ज़्यादा इसलिए टैक्स नहीं लेते थे क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन में थे, ओके, वो एडमिनिस्ट्रेशन में थे। फॉर एग्जाम्पल आप अगर एडमिनिस्ट्रेशन में हो, कोई रूल इम्पोज किया जाता है तो आप जनरली उसको फॉलो नहीं करते हो, ये पुराने टाइम में हुआ करता था, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे, हाँ, जैसे रिच वो तभी होते थे जब वो नोबल्स होते थे, प्रीस्ट होते थे कि हम चर्च देख रहे हैं, ठीक है। जैसे तुमने पुराने टाइम में सुना होगा, जो किंग्स होते थे उनके पर्सनल प्रीस्ट होते थे जो पूजा वगैरह कराते थे, पुरोहित हुआ करते थे। इसी तरीके से उस टाइम पर उनके भी प्रीस्ट होते थे जो चर्चेज में रहते थे, तो उनको माना जाता था कि इनका काम बहुत नोबल है, अगर ये नहीं रहेंगे तो इतना बड़ा काम कौन करेगा, ठीक है। तो वो टैक्सेस वगैरह नहीं देते थे। अब वो बोलते थे हमारे हाथ में इतनी पावर है तो हम टैक्स देंगे। इक्वलिटी नहीं थी, बेसिकली आइडिया यही है कि इक्वलिटी नहीं थी। फिर दो, हाँ, उल्टा टैक्स लेते थे, मीन्स उन्हीं के पास सारा टैक्स कलेक्ट हुआ करता था। क्वेश्चन करें, द नेशनल असेंबली फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, हमने अभी तक नहीं पढ़ा है पर फिर भी हम कर लेंगे, टू लिमिट द पावर्स ऑफ द, किसकी पावर्स को लिमिट करा, मोनार्क, वेल्दी मैन, बिजनेसमैन, प्रेस, मोनार्क, ठीक है, मोनार्क के बारे में ये बात हो रही थी। कर लिया हम लोगों ने क्वेश्चन। नेक्स्ट, थर्ड स्टेट कंप्राइज्ड ऑफ,
ऑल ऑफ द अबव आएगा, ऑल ऑफ द अबव। उसमें वेट 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 क्लियर कर देती हूँ। क्लर्जी, क्लर्जी, नोबल्स एंड थर्ड स्टेट, ठीक है। हाँ, इसमें भी थ्री टाइप्स थे, इसमें भी थ्री टाइप्स थे। क्लर्जी क्या थे, बिल्कुल टॉप में, नोबल्स प्रीस्ट वगैरह में आ जाते थे। थर्ड स्टेट में सर्वेंट्स, स्मॉल फीजेंस, लेबर्स, और इसमें भी बिजनेसमैन और मर्चेंट लॉयर्स क्या होते थे, थर्ड स्टेट में हाई माने जाते थे। ये जनरली सारे ही पे करते थे। अब आगे तुम लोग देखोगे कि जो टैक्स वाला सिस्टम है ना, ये जो बिग बिजनेसमैन है ये क्या करने लगेंगे, ये इंडिया जैसी कंट्रीज में जाने लगेंगे। इंडिया में आए थे ना, ये उसी टाइम पर आए थे, वास्को डी गामा आया था, राइट। इसी तरीके से हाँ, रास्ता ढूंढने नहीं आया था वो, बेसिकली यहाँ पर रूट, ट्रेड रूट देखने आए थे। तो धीरे धीरे ये बिजनेसमैन क्या बन जाएंगे, रिच और रिच। इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन आते ही इनके हाथ में सारी पावर आ जाएगी और ये क्या लेकर आएंगे, रिवॉल्यूशन।